मोस्टली पेशेंट्स एट्रोफी के बारे में जानना भी चाहते हैं, एट्रोफी होता क्या है। लोग कहते हैं कि मेरे जो टेस्टिस हैं वो श्रिंक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते जा रहे हैं, तो उसके बारे में वो क्या समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, वेरिकोसील अगर आपको बायलेटरल है, मतलब दोनों साइड है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ वेरिकोसील है, तो आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि एक टेस्टिस मेरा फूला हुआ है और एक टेस्टिस का साइज़ छोटा है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके टेस्टिस श्रिंक हो गए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे को कहते हैं कि मेरे टेस्टिस धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब वेरिकोसील हमें होता है या किसी को भी होता है पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो अपनी फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए, टेस्टिस अपनी फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चालू करता है। तो वो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड कर लेता है कि अपना प्रोडक्शन, अपने हार्मोन्स, अपने स्पर्म बनाने के लिए वो अपनी जान लगा रहा होता है, इससे वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। धीरे धीरे जब कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं या कोई ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी लेते हैं या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन उतरती है और उसके बाद टेस्टिस का साइज़ छोटा होने लगता है या उसका साइज़ अपने साइज़ पे आने लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये टेस्टिस का साइज़ मेरा छोटा होने लग गया, जो चीज़ गलत है। अगर आप टेस्टिस का साइज़ से जज कर सकते हो कि आपका टेस्टिस का साइज़ पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, तो वो चीज़ गलत है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो बनी है वो हमारे पास इतनी बड़ी मशीनरी है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड स्क्रोटल करवाकर आप क्लियर कर सकते हैं या यूएसजी स्क्रोटम करवाकर क्लियर कर सकते हैं। अब सिंपली ये जो छोटी श्रिंकेज होती है टेस्टिस, उसको बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है एट्रोफी। अब एट्रोफी में क्या होता है कि जब किसी को खाना पीना नहीं मिलेगा, किसी भी ऑर्गन को खाना पीना नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने साइज़ को छोटा करना चालू कर देगा। जैसे कि मान लीजिए, इसके दो तरीके से मैं समझाता हूँ। एक ईजी तरीका कि अगर मैं इस हाथ का इस्तेमाल नहीं करूँ तो ये धीरे धीरे क्या होगा, पतला होना चालू हो जाएगा, सिकुड़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारे टेस्टिस, उसको खाना पीना पूरा ढंग से मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से वो अपने काम की क्षमता से कम काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपने साइज़ को धीरे धीरे छोटा करना चालू कर देता है। ये बेसिक समझ है जो एट्रोफी के पीछे बनती है। अब वेरिकोसील में क्या है, उससे रिलेट कैसे करते हैं वो देखो। वे आर्टरीज हमारे को फ्लो दे रही है न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का ऑर्गन में, बट जो हमको वेरिकोसील पैदा होता है या वेरिकोसील जहाँ पर बनता है वो होता है हमारी वेन्स, जो हमारा गंदा खून लेके जा रही है एक तरीके से, अच्छा खून और गंदा खून। गंदा खून में क्या होता है, डीऑक्सीडाइज, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और क्या होता है, न्यूट्रिशन भी नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से जब वो जा रहा होता है, वेन्स के अंदर रिफ्लक्स होने की वजह से उसका ब्लड का फ्लो जो होता है वो खराब हो जाता है। अब कोई चीज़ इनपुट तो हो रही है, आर्टरीज के फ्लो की वजह से इनपुट तो हो रही है, बट आउटपुट नहीं हो रही। आप किसी भी पाइप के दो सिरे को पकड़ लो, एक तरफ से पानी चलाओ और एक तरफ में आप रोक लो, तो क्या होगा कि पानी बीच में रुकेगा और स्टेगनेंट की तरह पोजीशन करके, जहाँ पर ट्यूब पे ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा, जहाँ से थोड़ी ट्यूब वीक होगी, वो वहाँ से थोड़ा सा ब्लॉटेड हो जाएगा, फूल जाएगा। ये एक नॉर्मल तरीका है। ये एक रीज़न है बेसिकली आपके डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज होने का, जो हम देखते हैं वेरिकोसील की रिपोर्ट में कि डायमीटर बढ़ा क्यों और डायमीटर कम क्यों हुआ। वो उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर जाने का रास्ता कम हो जाता है, कॉज बाय आपके रिफ्लक्सेस क्रिएट हो गए हैं वेन्स के अंदर। वेन्स के अंदर रिफ्लक्सेस की वजह से आपका जो ब्लड का फ्लो है वो सिंगल फ्लो में नहीं जा रहा, वो रिस रहा है, वहाँ से जा नहीं रहा, जिसे कहते हैं कि उसकी स्पीड जो है स्लो हो गई है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आती है कि धीरे 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 जब लंबा टाइम हो जाता है, ग्रेडिंग इतनी बढ़ जाती है, उसके बाद टेस्टिस अपनी धीरे धीरे प्रोडक्शन कम करना चालू कर देते हैं, मतलब वो अपनी फंक्शनिंग को थोड़ा कम करना चालू कर देते हैं। और जब वो टेस्टिस अपनी फंक्शनिंग कम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम होने चालू हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने चालू हो जाते हैं। ये हमें नॉर्मल वेरिकोसील के पेशेंट में देखने को बहुत आगे जाके मिलता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड में हुआ, सेकंड ग्रेड में हुआ, 2.2 mm का आपका डायमीटर आपको एट्रोफी हो जाएगी या 2.1 mm में आपको एट्रोफी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर पेशेंट देखते हैं ऐसे जिनको 2.1 2.2 mm में एट्रोफी आ रही है, बहुत रेयर। मतलब मैंने अपनी पूरी जितना मेरा करियर है उसमें मैंने मुश्किल से कोई एक पेशेंट देखा जिसको मैंने ये देखा कि एट्रोफी कॉज बाय ग्रेड 1। तो वहाँ पर हमने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो वहाँ पर उनका एट्रोफी तो ठीक हो गई आराम से, बट ग्रेड 1 की जो स्टैटिक पोजीशन थी वो उसमें अभी इतना सुधार नहीं मिला, बट एट्रोफी वहाँ पर रुक गई। जो उनकी नेक्स्ट रिपोर्ट आई उसमें एट्रोफी के कोई साइन और सिम्टम्स नहीं थे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जब ब्लड का फ्लो हमें सही से भेजना चाहिए था, जो सही से चलना चाहिए था, वहाँ पर उस लैक की होने की वजह से एट्रोफी क्रिएट हो गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। जब ग्रेडिंग बढ़ती है तो एट्रोफी होना चालू हो जाता है।
जहाँ पर आप देखोगे हेट्रोजीनियस लेशंस या होमोजीनियस लेशंस भी क्रिएट होने चालू हो जाते हैं जब लंबा टाइम तक वेरिकोसील के पेशेंट बने रहते हैं, एक ही जगह दिक्कत में रहते हैं। तो सिंपली अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं, मैं नहीं कहता कि आपको कोई फर्दर ये वाला ट्रीटमेंट लीजिए या ये वाला ट्रीटमेंट लीजिए या जाके सीधा सर्जरी करवा लीजिए। सिंपली अपने आसपास के किसी भी होम्योपैथ फिजिशियन या किसी भी आयुर्वेद फिजिशियन से एक बारी बात जरूर कीजिए इस बारे में। इसकी आप जानिए, समझिए और उसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, मैं डिनाई नहीं करता। आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं उसको भी डिनाई नहीं करता क्योंकि मैं आपके सामने रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ फैक्ट्स के साथ। तो आप वो भी देख सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर में वेरिकोसील ठीक होता है या नहीं होता। अगर आप उसको लेट एजेस में ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, वो तो बाय चांस की बात है, जब उनका स्पर्म काउंट लो होने लगता है तो डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं एक बार यूएसजी करवा कर देख लो। जब यूएसजी करवाते हैं तो उसमें क्लियर होता है कि मेरे को वेरिकोसील है। उससे पहले उनको ये भी नहीं पता होता, कोई सिम्टम नहीं आ रहे होते, कोई ऐसा हैंगिंग महसूस नहीं हो रही होती, कोई पेन नहीं हो रहा होता, बट बाद में पता चलता है कि वेरिकोसील है। तो उस केसेस में हम देखते हैं कि वो खिंच जाते हैं। तो अगर आप की शादी हो चुकी है या आप शादी कर चुके हैं, उसके बाद अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा तो एक बारी अपनी सीमन एनालिसिस और एक बारी यूएसजी स्क्रोटम करवा सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी राय लेनी है, समझना है, जानना है, पूछना है, उसको ठीक करना है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे को अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।